नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा हिंदी सागर क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कुछ विशेष चर्चा करेंगे स्कूल व्याख्याता की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए। उनके लिए कुछ विशेष बातें लेके आया हूं मैं। मेरे जीवन में जैसे मैंने अपनाया वो तरीका आपको मैं बार बार बता रहा हूं। साथियों में एक मेरे इतने सालों का अनुभव बता सकता हूं कि कुछ व्यक्तियों को बहुत सारा ज्ञान है, बहुत ज्यादा ज्ञान होता है और वो ज्ञानवर्धक सारी बातें आपको बताते भी, लेकिन कंपटीशन में जो पेपर में प्रश्न आते हैं उनका वो जो अधिकतर ज्ञान जो बताते हैं उनमें बहुत अंतर है। हम क्या करते हैं कि अधिकतर अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा बातें, मान लो एक लेख ले लिया, उसकी 30 रचनाएं याद करवा रहे हैं, तो 30 रचनाओं अगर एक ही याद कर रहे हैं तो कितने लेखक और कवि हैं, लेखक और गद्यकार हैं, उनकी कितनी याद हो पाएगी। इसलिए इतना कोई ज्यादा उसमें न रहे, मेरा मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं, उस पर नहीं जाए आप। अभी जहां आप तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर प्लेटफॉर्म है आपका, चाहे आप ऑनलाइन कर रहे हैं, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप घर पर कर रहे हैं, रूम लेके कर रहे हैं, लाइब्रेरी में कर रहे हैं, तो अच्छा कर रहे हैं, जहां से भी जहां कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा सजेशन दे दूं कि रूम घर पे लेके पढ़ रहे हो तो बहुत बेहतर है। घर पर मान लो कोई रूम है, अगर आप बाहर रूम लेके पढ़ रहे हो, एकांतता है तो बेहतर है। अगर लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हो और वहां कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है तो भी बेहतर जगह है। उसमें चेंजिंग वेंजिंग नहीं लाए आप, ये लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं वहां बेहतर जगह थी, आपने कहा सर कि लाइब्रेरी अच्छी नहीं है तो घर पे पढ़ा है, फिर डिस्टर्ब। मैं ये कह रहा हूँ कि सभी बच्चे, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में जाने वाले पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ पाते, वो घर पे नहीं पढ़ पाते, वो फिर मान लो उनको कहीं भेज दो, वो नहीं पढ़ पाते। और पढ़ने वाला व्यक्ति कहते हैं घर पे पढ़ सकता है, अगर उसको रूम दिला दिया वो वहां पढ़ सकता है और वो लाइब्रेरी। पहला काम तो ये है कि जो तैयारी कर रहा है, क्या आप घर वालों के कहने से तैयारी कर रहे हो? क्या आप दूसरे के दबाव में तैयारी कर रहे हो? क्या आपके मतलब सास ससुर के कहने से कर रहे हो कि भाई तैयारी करनी है आपको, तो हम कहे क्या, मना तो कर नहीं सकते, तो तैयारी करें, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, उसका कोई फायदा भी तो नहीं है। समय खराब कर रहे हैं अपना, लास्ट में वही आपको कहेंगे क्यों समय खराब किया अगर तैयारी नहीं करनी। पहले तो अपने मन में ये बिठा ले, खुद के मन में ये धारणा बनाएंगे कि हमें तैयारी करनी है और हमें स्कूल व्याख्याता ही बनना है, ये धारणा बनाए आप। मेरे भी साथी कई थे जो ये सोचते थे कभी कि थर्ड ग्रेड आ रही है तो उसकी भी तैयारी करेंगे, कभी सोचते हैं सेकंड ग्रेड की करेंगे, फिर कहते नहीं नहीं अब तो फर्स्ट ग्रेड आ गई उसकी करेंगे, फर्स्ट ग्रेड की थोड़ी बहुत करते नहीं, थर्ड ग्रेड की करेंगे, फिर कहीं केवी की आ गई उसकी करेंगे। तो वो किसी की तरफ नहीं रह पाए, वो बीच में रह गए सबके। लेकिन मैं यह ठान ली कि मन ने बढ़नो है तो स्कूल व्याख्याता ही बनना है। ये सच बता रहा हूं ईमानदारी से कि मैं ठान ली कि मैं थर्ड ग्रेड की कभी तैयारी खुल करी, और मैं यह ठान ली कि मन ने बढ़नो है तो स्कूल व्याख्याता ही बनना है। अभी के लिए क्या करणो अपने बात ध्यान रखना, अभी के लिए क्या करणो, कभी के लिए बाजार गया, स्टोर पर बैठा, बुक स्टोर पर वहां किताबें देखी कि भाई मुझे लगी कि मुझे मनोज जी मिश्रा वाली बुक है, ये काव्य शास्त्र अच्छी लगी, वो ले आए। काव्य शास्त्र मुझे अच्छा लगा, वो ले आए। और फिर मैंने सोचा कि विवेक शंकर जी का भी ले लेते, वो भी काव्य शास्त्र अच्छा है, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, वो ले आए मैं। हिंदी साहित्य का इतिहास है, वो मैं सरस्वती वाला भी ले आया, मनोज जी वाला भी ले आया। और फिर मुझे शिक्षा मनोविज्ञान में मान लो शिखवाल और दिशा ले आया, और मैनेजमेंट में मैंने मान लो नाथ ले आया। ऐसे में मान लो मेरे पास, या और मैनेजमेंट में और कहीं से मैं मान लो कंटेंट मैंने। अब मुझे लगा कि भाई इन पर पहले ध्यान करना चाहिए कि इन जो किताबों में वही है क्या जो सिलेबस में। फिर मैंने देखा कि भाई सिलेबस, फिर कई बार मन में भी होता है कि आप कोई चीज नहीं करा सकते, दूसरे की बात मानना नहीं है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तो कर लगे, मन में कई बार रहेगा आप थर्ड ग्रेड और सिलेबस भी देखा, तो मैं थर्ड ग्रेड और सिलेबस देख के तो मैंने तो चक्रा वाला क्या मुझे वो किया, इन्हों तो फर्स्ट ग्रेड और सही ले मान लो, सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं यहाँ, फर्स्ट पेपर तैयारी करना।
तो फर्स्ट ग्रेड को ही लक्ष्य बनाया। अब उसका परिणाम देखना क्या हुआ कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है विधिवत रूप से, शुरू जब से की, मान लो 6 महीने की मैंने, विधिवत रूप से बता रहा हूं। वैसे तैयारी की मैंने, तैयारी लगातार करते आ रहा था। भी मान लो मैं जीके भी पढ़ता आ रहा था 2012 से, 2011 से, और मैं सब्जेक्ट भी व्याकरण भी पढ़ता रहा था, साहित्य का इतिहास भी पढ़ रहा था नॉर्मली, लेकिन कभी पाश्चात्य काव्य शास्त्र वगैरह नहीं पढ़े मैंने। ये मुझे पता भी नहीं था कि भी पाश्चात्य काव्य शास्त्र के टॉपिक ऐसे याद किए जाते हैं। लेकिन जिस चीज में जब आप आते हैं ना, तो पता चलता है कि इनको पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने वो जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करनी शुरू करी नहीं, और जब मैंने 6 महीने या मान लो 12 महीने तैयारी की, मैंने विधिवत रूप से, मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया तरीके से 100% लगाकर तैयारी मैंने 6 महीने की। उसे सेकंड ग्रेड राजस्थान, केंद्रीय विद्यालय, स्कूल व्याख्याता और नेट। देखो एक तैयारी से कितने परिणाम निकले। जब मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करता तो इतने परिणाम नहीं निकलते। तैयारी एक, परिणाम अनेक। स्कूल व्याख्याता बन गए, सेकंड ग्रेड राजस्थान से भी बन गए, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक हिंदी से, केवी भी पेपर मैंने पास कर दिया। तो मेरे यहाँ नंबर आ गया तो मैं क्यों जाता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि आपको पहला लक्ष्य बनाना पड़ेगा। कई अभी भी ऐसे है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले डिग्गू पे चोर है, वो कह रहे हैं कि इधर चलें, थर्ड ग्रेड करें, सेकंड नहीं। फोकस आप फर्स्ट ग्रेड पर लगा दीजिए, उसके बाद सेकंड ग्रेड आ रही उस पर लगा दीजिए, फिर थर्ड ग्रेड। सिस्टम भी बहुत अच्छा आ रहा है, इस हिसाब से आप तैयारी करें। हिंदी की तैयारी करने वाले, हिंदी विषय से जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कत आती है तो वो गद्य विधाओं के लिए आती है। सरस्वती पांडे की जो बुक आती है सबसे बेहतर बुक आती है। आपको लग रहा होगा कि उसमें मैटर कम है, कम नहीं है। फिर सर उसमें से पढ़े क्या, तो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, एकांकी, संस्मरण, यात्रावृत्त, जीवनी और आत्मकथा या रेखाचित्र, ये लिखा है। सिलेबस आपने देख लिया, इस चीज है तो आप सबसे पहला टॉपिक टॉपिक कितने, 10 ही तो है, 9-10 टॉपिक उपन्यास उठा लें, और उपन्यास उठा करके उसमें आप लिखना शुरू कर दें। जैसे पहला उपन्यास है वो, तो जैसे उपन्यास के बारे में जान ले पहले तो, कि पहला उपन्यास कौन सा था, और पहला उपन्यास किसको माना गया, परीक्षा गुरु किसका उपन्यास था, भाग्यवती में सभी तत्व मौजूद नहीं होने के कारण भाग्यवती को क्यों नहीं माना गया पहला उपन्यासकार, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तिलिस्मी में अयारी उपन्यास जनक कौन सा है, जासूस उपन्यास के जनक कौन है, सर्वप्रथम जीवनी चरितात्मक उपन्यास कौन है, जीवन चरित्र पर आधारित चरितात्मक उपन्यासकार कौन है, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, स्मृति शैली पर आधारित पहला आंचलिक उपन्यास कौन है, देहाती दुनिया शिव पूजन साय का, और पहला आंचलिक उपन्यास तो कौन सा है, फणीश्वरनाथ रेणुका मेला अंचल है, लेकिन स्मृति शैली पर आधारित कौन सा है, शिव पूजन साय का है, वो कौन सा है, देहाती दुनिया। ऐसे आप पहले ये लिख लें। उसके बाद आगे आप चलोगे तो उपन्यास की तत्व याद करने, और उपन्यासों का वर्गीकरण काल के आधार पर कर लें। उपन्यासों के तत्व कर लें, कितने तत्व होते हैं, तो 6 तत्व होते हैं। उपन्यासों का वर्गीकरण कर लें, वर्गीकरण में पूर्व प्रेमचंद हो गया, प्रेमचंद्र पूर्व युग उपन्यासकार, प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार और प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार। फिर आप क्या करें, प्रेमचंद पूर्व उपन्यासकारों को ले लें, 1915 से पूर्व की बात, पूर्व 1915 से पूर्व। फिर उसमें आपकी विशेषताएं लिख लें, उसकी क्या विशेषताएं थी प्रेमचंद पूर्व उपन्यासों की, कैसे उपन्यास लिखे जाते थे। फिर आप क्या करें, उनमें से प्रेमचंद जो जो उपन्यास है, वो प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकार है या गद्यकार है, उनको ले लिया, उनको ले लें, और उनके लेने के बाद मान लो पहला बाल कृष्ण भट्ट ले लिया। क्या ले लिया, पहला बाल कृष्ण भट्ट आपने ले लिया, और बाल कृष्ण भट्टे ले लिया तो उनका जन्म 1844, मृत्यु 1915। उनका जो उपन्यास है वो क्रम से बढ़ते हुए क्रम में रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, ऐसे आप ले लें। और फिर उसके बारे में आप लिख लें कि भाई 100 अजान एक सुजान में सत्संग के कारण एक बिगड़े हुए सेठ को सुधारा गया था, या सुधार किया गया था, या सुधार हो जाता है। फिर शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा है, इसी बालकृष्ण भट्ट के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी आप और इकट्ठी कर लें।
फिर आप दूसरे गद्यकार की ओर मान लो चलते हैं, तो ठाकुर जगमोहन सिंह, इनका एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, श्यामा सौपन, क्योंकि इसमें एक ब्राह्मण कुमारी श्यामा और एक क्षत्रिय कुमार श्याम का स्वच्छ प्रेम का वर्णन किया गया है। और 1857 में इनका जन्म हुआ बालकृष्ण ठाकुर जगमोहन का, 1899 में क्या होगी इनकी मृत्यु। ऐसे इनका जीवन मृत्यु याद कर लें और इनकी रचना जो उपन्यास है वो याद कर लें। फिर राधा कृष्ण दास, इसका एक उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है, इनका जन्म तो 1865 में, 1907 में मृत्यु लिख लें। और निसहाय हिंदू इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है, 1890 में लिखा था। ऐसे ये गोवध पर आधारित है, इसमें हिंदुओं की निसहायता और मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता का चित्रण किया गया। ऐसे आप याद करें, ये ऐसे में मैंने तीन ही बताए, फिर बाबू देवकी नंदन खत्री को ले लें, उसका जन्म और मृत्यु ले लें। फिर वो मान लो दुर्गा प्रसाद खत्री, जन्म और मृत्यु याद रखने की आवश्यकता नहीं, वैसे तो इनकी बस रचनाएं और रचना की विशेषता, इनकी विशेषता क्या है, इनको क्या कहा जाता है। फिर किशोरीलाल गोस्वामी ले लें। ऐसे आप क्या करें, रोज एक एक उपन्यास के मान लो पूर्व प्रेमचंद युग आज हमने कर लिया। पूर्व प्रेमचंद युग के आप एक जगह आपको व्यवस्थित नहीं मिलेगी, आप मोस्ट इंपोर्टेंट ले लें उनमें से कि ये बालकृष्ण भट्ट के इंपोर्टेंट उपन्यास पूछे गए और यही पूछे गए पीछे, जो मैं वही बता रहा हूँ। भाई आप नेट ले लो, जेआरएफ ले लो, कोई एग्जाम दे रहे हो, या कोई फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता, कॉलेज व्याख्याता पीछे दिए, लगभग एग्जाम में यही आता है और इनको ऐसे याद कर लो। अब कहोगे सर ये तो हमने आधे घंटे में मान लो पढ़ लिया, कौन सा, पूर्व प्रेमचंद युग पढ़ लिया, तो आप प्रेमचंद युग को और पढ़ लिया आधे घंटे, यानी आज हमारे दो युग पूरे हो जाएंगे, यानी पूर्व प्रेमचंद युग और प्रेमचंद युग। अब प्रेमचंद युग में मान लो लग रहा है ले रहे हो आप, तो मुंशी प्रेमचंद ले लिया, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके बारे में लिख दो कि इनको धनपत राय के नाम से उर्दू में, जो धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दयाराम निगम ने दिया था। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो दयाराम निगम ने दिया। इन्हें उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार सरचंद चट्टोपाध्याय ने इनको क्या कहा, उपन्यास सम्राट का। इनके बारे में जितने भी हैं, असरारे मोइनुद्दीन प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास था, सेवा सदन प्रेमचंद का प्रौढ़ हिंदी उपन्यास था, रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की प्रेमचंद ने 1929 में प्रेमा उपन्यास में संशोधन करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित करवाया। इनकी कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लिख लें, फिर आप क्या करें, इनके उपन्यासों को लिखना शुरू कर दें। तो देखो, देवस्थान रहस्य और प्रेमा 1907, फिर सेवा सदन, और ये फिर सेवा सदन से ये दो और ऊपर वाले उपन्यास लिखे, तो वो तो मतलब एक प्रकार से वो प्रेमचंद नाम से नहीं लिखे, वो धनपत राय से नाम से वो लिखते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो लिखे, सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, ये हिंदी के इनके उपन्यास है, ठीक है। ये हिंदी में प्रेमचंद नाम से उन्होंने लिखा है। तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, क्रम पूछते इनका, और रंग भूमि, कायाकल्प, निर्मला, गोदान, क्रम भूमि, ऐसे निर्मला गबन, क्रम भूमि, गोदान, गोदान बाद में, और फिर मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास रह गया, जो इसके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया था 1948 ईस्वी में। तो ऐसे आप उनको प्रेमचंद को ले लिया, प्रेमचंद युग को ले रहे तो पहला प्रेमचंद ले लिया। प्रेमचंद के बाद जो प्रेमचंद के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या कथन है, प्रेमचंद के संपादित करने वाले पत्र पत्रिकाएं कौन सी है, फिर दूसरा उपन्यासकार ले ले विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, ऐसे आप ले ले, उसके बारे में लिख ले। इनकी जो उपन्यास है वो लिख ले, माँ है, भिखारिणी है, संघर्ष है, इनके उपन्यास है। पांडे बेचर शर्मा ले ले, चंद हसीनों की खतूत, दिल्ली का देलाल, बुधवा की बेटी, शराबी, चॉकलेट, जी जी जी, ऐसे इनके क्या ले लें, उपन्यास ले लें, उनके आगे सन भी लिख लें। फिर आचार्य चतुरसेन शास्त्री, देखो पांडे बेचन शर्मा उग्र बहुत प्रसिद्ध है, चतुरसेन शास्त्री प्रसिद्ध है, और प्रताप नारायण मिश्र श्रीवास्तव, मिश्र नहीं श्रीवास्तव, वृंदावन लाल वर्मा, ऐसे करते करते आप प्रेमचंद युग भी पढ़ लें। अब आपको हो गए सर आज हमने दो युग पढ़ लिए, कौन सा उपन्यास में, एक तो पूर्व प्रेमचंद युग पढ़ लिया, एक प्रेमचंद, कोई दिक्कत नहीं, दो युग तो अच्छी तरह से याद रहे। अगर आपको एक रह रहा है तो एक याद कर लें, अगर दो रह रहे हैं तो दो याद कर लें, और दो में आप याद करोगे तो आप उनको दूसरे दिन भी उन दो को ही आप उपयोगिता दे दे, क्यों समय पड़ा है, हमने आज इतना कर लिया। भाई ये लगेगा कि भाई अभी समय पड़ा है, आज हमने दो युग कर लिए, दो युग में कम से कम ने 15-20 हमने क्या कर लिए, गद्य कर लिए, तो दूसरे दिन भी उन्हीं को एक बार रिवाइज कर दिया। खा रहे हो, खाना खा रहे हो, घूम रहे हो, बैठे हो, तो आप रिवाइज करते रहे उसको दिमाग में, इन्होंने ये उपन्यास लिखा, इनको ये कहा जाता है, इनको ये कहा जाता है, ये आप इनका तरीका अपना लें। ऐसे ही सारे गद्य विधा ऐसी याद, ऐसा नहीं है कि आज आपने पुस्तक ली गद्य विधाओं को सारे को याद कर लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा।
इंपोर्टेंट गद्य विधाकार लेखक मैंने आपको लिखा दिए हैं, उनको ही आप ले लें। वो मेरे वीडियो में आप देख लेना पीछे वाले में, प्रमुख कवियों को, कि इनको पढ़ ले और बेड़ा पार। और मैंने कह दिया नहीं कि ये तरीका अपना ले बेड़ा पार, अब की बार व्याख्याता पार, यानी आप स्कूल लेक्चरर 48 ग्रेड पे बन जाओगे। ये गद्य विधाएं से याद आप कर ले, इनमें ज्यादा दिक्कत आती है। फिर गद्य विधाओं को आप पढ़ते हुए चल रहे हैं, उपन्यास पढ़ लिया, कहानी पढ़ लिया, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरणे, नाटक, निबंध, ऐसे आप पढ़ते पढ़ते रोज आप उनके टुकड़ों में जैसे जैसे आपकी सहनशीलता है, मस्तिष्क आपका मानता है कि आज इतना ही पढ़ना है, उतने उतने आप नोट्स बनाए, हस्तलिखित हाथों से अभी लिख ले चाहिए, अभी समय पड़े हैं वो अपने नोट्स बना ले शॉर्ट में गद्य विधाओं के। बाकी की आप लिखी बातें याद करें, जब पुस्तक है तो उसमें से याद करें, तो लिखने के पास समय नहीं बचेगा, क्योंकि लिखने की दो ही चीज हमारे पास है, एक तो गद्य विधाएं लिखेंगे, एक करण जी की लिखेंगे, वो भी लिख लिख के आप रफ कॉपी ले लें। फिर ये जैसे मान लो आपने लिख ली तो एक रफ कॉपी और रखना, उसमें लिखो प्रेमचंद के ये उपन्यास क्रम से शॉर्ट में, फिर आप मान लो पांडे बेचन शर्मा के ये उपन्यास, बालकृष्ण भट्ट के ये उपन्यास शॉर्ट में, आप उसमें से रफ कॉपी बार 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 लिखोगे ना, तो आपके दो अगर आपने युग ले लिया जो उपन्यास के, पूर्व प्रेमचंद, प्रेमचंद आपको याद हो जाएंगे, वो उपन्यास तो पक्के याद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो दूसरे दिन मान लो वो वापस दो युग पढ़ लिए, तीसरे दिन आप क्या करें, प्रेमचंदोत्तर युग ले लें, फिर अन्य कोई बात रही है तो वो ले लें, फिर हमारा क्या हो जाएगा, उपन्यास वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। कहानी भी ऐसे ले लें, पूर्व प्रेमचंद, प्रेमचंद और प्रेमचंदोत्तर। फिर आप निबंध अगर ले रहे हो, अगर आप मान लो नाटक पढ़ रहे हो, तो भारतेंदु युग, पूर्व भारतेंदु युग, और जो भारतेंदु युग और द्विवेदी युग और प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग, ऐसे याद करना। तो ऐसे टॉपिक करोगे तो 9 दिन के मान लो 9 टॉपिक है, तो 9 या 27 मान लो, एक महीने में आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेंगे। 3 दिन में मान लो एक टॉपिक होता है तो एक महीने में हो जाएगा। साथ में आपके एक तो नोट्स बन गए, हमेशा काम आएंगे, और दूसरा कि आपके स्कूल व्याख्याता की परीक्षा की इंपॉर्टेंट होगी, और ध्यान लगाते हुए पढ़ेंगे। मान लो रामविलास शर्मा की पढ़ रहे हैं, तो हमारे गांव में तो एक रामविलास शर्मा है, उस पर मैंने बना लिया। आप मान लो किसी की मान लो प्रेमचंद की पढ़ रहे हैं, तो प्रेमचंद पर बना लो, यानी पांडे बेचन सर का उग रहे तो उस पर बना लो, बेचन शर्मा कोई का नाम होगा तो उस पर बना लो, इसे उस पर कोड बना ले तो याद करोगे तो ज्यादा बेहतर है। सूत्र काम नहीं करेगा हर जगह, सूत्र भूल जाओगे, कोड बना ले, इन्होंने ये रचना लिखी, और कुछ जगह आपको अगर सूत्र लग रहा है कि पहली रचनाओं की क्या सूत्र ये है, तो उसे याद कर ले। बार बार याद करने से याद होगा ना, वो स्थायी होगा, सूत्र से स्थायी नहीं होगा। बार बार याद करें आप बस, फिर आपके मन में ही आ जाएगा, रचना का नाम बोलते हैं आप तुरंत बता दोगे कि इसके रचनाकार ये है, वही तैयारी होती है। नाम बोले ये रचना किसकी है, तो ये लेखक किसकी, ये गद्यकार, ये वो तैयारी सबसे बेहतर होती है, सबसे अच्छी तैयारी वही हो पाती है। चलो सर ये बता दिया आपने, अब हम ये पढ़ तो लेंगे, मान लो आपने कह दिया कि भाई आप रेखा चित्र तक ऐसे ऐसे आप चले जाएं, इंपॉर्टेंट बातें आप इस प्रकार से कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, अच्छी तरीके से आप पढ़ पाओगे। अब मान लो मैंने ले लिए ये उपन्यास है, अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कब, अंतराल, नीनी लोचने की बाई, कांपता हुआ दरिया। फिर मनु भंडारी ले लो, आपका बंटी, महाभोज, और आपका बंटी, महाभोज, एक ही मुस्कान, और ये ऐसे ले ले। फिर धर्मवीर भारती के उपन्यास ले ले, राजेंद्र यादव के ले ले, निर्मल वर्मा की ले ले, उषा प्रियवंदा, देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, भीष्म साहनी, रामवृक्ष बेनीपुरी, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दास सक्सेना, कमलेश्वर, महेंद्र भल्ला, रमेश चंद्र शाह, मनोहर श्याम जोशी, ये सब क्या है, प्रयोगवादी आधुनिक बोधवादी और प्रेमचंद प्रयोगवादी या आधुनिक बोधवादी उपन्यास है, तो इनको आप ऐसे कर लें। ऐसे तरीके से पढ़ोगे नहीं तो ज्यादा, आंचलिक उपन्यासकार भी अलग से पढ़ ले कि आंचलिक उपन्यासकार कौन थे, उनको वैसे तैयारी कर ले, साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार कौन थे उनको अलग छांट ले, नोट्स बनाते हुए आप पढ़ते चल रहे। और मैंने कहा ना कि अंतिम में प्रेमचंदोत्तर पढ़ो और फिर आप बची हुई बात सारी आगे आ जाएगी कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है, प्रयोगवादी उपन्यासकार कौन है, और प्रयोगवादी के बाद एक जो आता है कि साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यासकार कौन है, ऐसे आप उनको भी याद कर ले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तो बात चली गद्य विधाओं की। अब गद्य विधाएं धीरे धीरे याद होती जा रही हैं, फिर कहोगे सर और क्या करें, तो देखो एक दिन ले लो कि कोई लेखक और कवि का, लेखक का उपनाम ले लिया,
उपनाम ले लिया, दूसरे दिन ले लो लेखकों के क्या आज साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला किसको मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार पे कितनी राशि मिलती है, क्या क्या मिलता है, अभी वर्तमान में किसको मिला है, और ये हिंदी साहित्य का पुरस्कार, ज्ञानपीठ किसको मिला है, व्यास सम्मान किसको मिला है, ऐसे अब शेक्सपियर पुरस्कार है वो किसको मिला है। तो ऐसे आप उनको रोज एक एक टॉपिक ले लें, छोटे हैं तो दो ले लें एक दिन में, मान लो छोटे व्यास सम्मान शेक्सपियर पुरस्कार तो दो ले लिए मान लो, तो वैसे ले लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर मान लो कई बार क्या है, पत्र पत्रिकाएं ले लें कि पत्र पत्रिकाएं हैं वो किन्होंने क्या किन कौन सी पत्रिकाएं लिखी है, संपादन किन किन का किया है, वो ले लें आप। मैंने लेखकों का उपनाम बताई दिया, उपनाम ले लें। फिर आप भाषा ले लें एक दिन। ऐसे आप 60 दिन में सिलेबस बहुत बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। फिर काव्य शास्त्र की ओर जाते हैं तो आपको कठिन लग रहा है टॉपिक, मान लो और जो आपको पाश्चात्य काव्य शास्त्र, तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र आपको कठिन लग रहा है तो आप पहले अरस्तु को ले लें, प्लेटो की कुछ बातें समझ लें, फिर अरस्तु की ओर चलें, क्योंकि प्लेटो गुरु था अरस्तु का, अरस्तु का गुरु सुकरात था। सुकरात के बारे में, प्लेटो सुकरात के बारे में तो नहीं जानना है, बस अरस्तु के बारे में थोड़ा जानना है, प्लेटो के बारे में जानना है, फिर अरस्तु के बारे में जानना है। अरस्तु के बारे में जानने के बाद आप क्या चले जाए, लोनजाइनस के उदात सिद्धांत। लोनजाइनस जो था उन्होंने उदात सिद्धांत दिया था, वो क्या चीज है उदात, उसके बारे में जानने पहले अरस्तु का अनुकरण क्या है, अनुकरण को जानने आप तो एक एक टॉपिक को पढ़ लें। फिर आप वक्रोक्ति सिद्धांत ले लें क्षेमेंद्र का, फिर ध्वनि सिद्धांत ले लें आनंदवर्धन का, और फिर आप मान लो रस निषिप्ति ले लें, रस का साधारणीकरण ले लें। रस निषिप्ति साधारणीकरण में कैसा आता है, रस निषिप्ति भट्टलुलट का उत्पत्तिवाद, शंकु का अन्वितीयवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, अग्निवेद का व्यक्तिवाद। अब आता है रस का साधारणीकरण, तो उसमें भट्टनायक का पहले साधारणीकरण किसने किया, पहले भट्टनायक ने। अब भट्टलोलट ने पहले क्या किया, रस निषिप्ति। इनमें से प्रश्न आता है, प्रश्न पूछा गया कई बार, तो वो भी आप क्या करें, जिस बुक में से पढ़ रहे हो आप उस बुक को आप क्या करें, अंडरलाइन करते हुए उसमें से आप नोट्स भी बना सकते हैं, उसमें अंडरलाइन करते वहां पर पढ़ भी सकते हैं। नोट्स का एक फायदा बस इतना ही है, मैं आपको बता दूं कि 15 दिन जब बचते हैं तो उस समय आप उसमें से पढ़ सकते हैं। कई बार हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि जैसे जैसे सर समय नजदीक आता है मन में ये होता है कि याद ही नहीं रहता है। भाई क्यों रहता है मन में ये, इसका मतलब आपने पूरा जो समय दिया वो ईमानदारी से नहीं दिया है। अगर आपने ईमानदारी से अगर टाइम दिया है, ईमानदारी में अगर पढ़े होते और ईमानदारी में अगर टाइम दिए थे तो मन में बिल्कुल ही को नहीं आवे। सुबह शाम तो भगवान को नाम लेके और किताबा के ऊपर बैठा करो थे, यानी किताब के ऊपर नजर गिरा दो और भगवान का लो नाम, ईश्वर का सिलेक्शन पक्का है। आपके मन में ही हो रहा है कि याद नहीं रहता है, क्योंकि आपको ये हो जाए ना कि याद बहुत रहता है, तब तो चैन ही नहीं होगा। आपको यही होना चाहिए कि याद नहीं रहा, तब इसका मतलब है आपको याद रह रहा है, क्योंकि मन में पता ही नहीं चलता खुद को तो कितनी तैयारी हो पाई अपनी, बस अपने पढ़ रहे हैं ध्यान ले रहे हैं। जब ऐसे कोई आप एमसीक्यू करते हो, पेपर करते हो, तो कुछ प्रश्न तो आपको आ रहे हैं, देख रहे हो, हम लोग तैयारी का परिणाम ही था वो, जो बिल्कुल नहीं करा उनको नहीं आ रहा है। आपकी तैयारी है अच्छी है, आपके याद रहते हैं, मन में ये धारणा ही होती है, नेगेटिव विचार आते हैं। ये कब आते हैं, जब हम एकाग्रचित्त होकर के नहीं पढ़ते, जब हम मन लगाकर उस टॉपिक पर ध्यान, यानी मस्तिष्क और आंखें दोनों एक जगह नहीं रहेगी, तब तक मन में ये रहेगा कि हमारी तैयारी कम है। जितनी देर पढ़े मन लगा के पढ़े। गद्य विधाएं के बाद मैंने कह दिया कि काव्य शास्त्र को उसको ऐसे पढ़ ले, हिंदी साहित्य का इतिहास लगातार चल रहा है, और कहानियों को भी आप ऐसे ही पढ़ ले। कहानी पूरी पढ़ ली मान लो, अगर मान लो उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पढ़ ली, तो कहानी पढ़ने के बाद या मान लो अन्य प्रेमचंद की पढ़ ली मान लो उसकी रात, पूरी कहानी पढ़ने के बाद मूल मूल बातें क्या है उसमें, पुरुष पात्र कौन है, महिला पात्र कौन है, नायक कौन है, किसने क्या कहा, कुछ बातें आप नोट कर ले, कुछ तो नोट कर ले, कुछ ऐसे याद रह जाए, उसमें से ऐसे आप नोट्स से बना ले अपने उस कहानी में से। ऐसा नहीं कि वो कहानी पढ़ ली वही अंडरलाइन कर दिया फिर देखते, उसके आप नोट्स बना ले। फिर एमसीक्यू कर ले, यानी उसमें जो आपको है एमसीक्यू आती है ना, वो आप नोट ज्वाइन कर ले, या पहले आप क्या करें तथ्यात्मक, फिर एमसीक्यू जरूरत ही नहीं। मैंने तो मेरे जीवन में कभी भी एमसीक्यू नहीं निकाला है,
पीवाईक्यू जरूर किया, लेकिन एमसीक्यू नहीं किया कभी मैंने, ये सच बता रहा हूँ। नहीं व्याकरण का, नहीं हिंदी साहित्य के इतिहास का, न काव्य शास्त्र का। ये नया प्रचलन ट्रेंड है ना, अभी भी 2 4 5 साल से चला है। पहले भी कुछ कहते थे ये ऑफलाइन किताब लाए, वो ऑब्जेक्टिव यानी वो मॉडल पेपर बोलते थे, वो करें। मैंने नहीं किया कभी, क्योंकि मैंने तो मॉडल पेपर पर खुद ही बना लेता। ये कौन सी रचनाएं लिख ली मैंने, वो मॉडल पेपर ही, उसे क्या है, सारी रचना याद हो जाएगी उसमें। जितनी रचनाएं ली हमने एक लेखक की 5 या 7, वो अच्छी तरीके से याद कर लो ने। पीछे वाले प्रश्न पेपर उठा के देख लो कैसे आ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उनके तर्ज पर याद कर लो बस, तर्ज वही अपना लिया। तो सेकंड पेपर में हिंदी में गद्यकार, काव्य शास्त्र, इतिहास, फिर भाषा वाला टॉपिक ले लिया, भाषा को बेहतर तरीके से याद करें। और एनसीईआरटी की जो बुक चलती है व्याकरण की, इन दोनों बुक, पुरानी वाली नई वाली, नई वाली है तो नई वाली ले ले, उसमें से व्याकरण पढ़ ले। व्याकरण के भी शानदार प्रश्न आते हैं, उसको भी वैसे ही पढ़े टॉपिक वाइज, रोज एक टॉपिक ले लें उसका भी। व्याकरण तो आप पढ़ते आ रहे हो, फिर भी उनमें ज्यादा जोर नहीं आएगा, कुछ टॉपिक कठिन है वो आप ले लें, तो वैसे ही तैयारी हो जाएगी। लेकिन लिखते समय आप फोकस उस पर करें, आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएं, पूरी बातें नहीं लिखें उसमें। भाई आप पूरी लिख रहे हो, आप सारे एक एक XYZ लिख रहे हो, तब वो कोई फायदा नहीं है। जो आपको बात याद है वो लिखने की आवश्यकता नहीं। जो याद नहीं रहती है, सोच रहे हो आप भूल जाते हैं, बार बार ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो आप नोट कर ले उसमें, वो आप नोट कर ले उसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर क्या करें आप, सेकंड पेपर में ऐसे आप तैयारी कर ही रहे हो और इसमें आईसीटी और पेडागोजी 2 और आते हैं, वो और ऐड कर देना साथ में, याद कर लेना। फिर आपको लगेगा कि हाँ सेकंड पेपर मेरा अब बहुत अच्छा है, सेकंड पेपर मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है। मैं कह रहा हूं प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस, मार्क्स, इनके आप शॉर्ट में नोट्स बना लें, इनके कठिन प्रश्न नहीं आते हैं। ये लास्ट में अगर आप पढ़ोगे तो वो पूरी कथा समझ में नहीं आएगी, इनके शॉर्ट में बना लें आप नोट्स, तो ज्यादा बेहतर याद रह पाएगा। और इनको एक बार समझ ले, फिर वो कथन भी आगे पीछे कर देंगे ना, तो समझी हुई बात याद कर दो कि प्लेटो ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, फिर लॉन्जाइनस ने उदात का मतलब क्या बताया, ऐसे याद रख जाए। काव्य हेतु पढ़ रहे हो, काव्य हेतु को भी ऐसे याद कर ले। काव्य प्रयोजन पढ़ रहे हो तो काव्य प्रयोजन, काव्य के लक्षण पढ़ रहे हो तो काव्य के लक्षण, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीतियां, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, वक्रोक्ति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत। तो आप उनको पहले समझे कि क्या चीज है ध्वनि सिद्धांत में। वक्रोक्ति सिद्धांत में क्षमेंद्र ने क्या कहा है, औरों ने क्या कहा है, ठीक है। और राजशेखर ने प्रतिभा को कितने प्रकार बताए, मम्मट ने प्रतिभा को क्या कहा, ऐसे आप करें, ऐसे लिखते चले उसमें। फिर आपके दिमाग में रहने लग जाएगा कि हाँ ये चीजें अब मैं याद कर पा रहा हूं या कर पा रहे। मन में क्यों आता है कि भाई मेरी तैयारी है कि नहीं, तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, बस मैंने अब जो तरीका बताया ये अपना लेना आप। ये मैं तरीका केवल किताबी ज्ञान के आधार पर नहीं बताया मैंने, ये प्रैक्टिकल नॉलेज बताया मैंने, प्रैक्टिकल नॉलेज। ये प्रैक्टिकल नॉलेज अपना लोगे ना ये इस प्रकार से हिंदी विषय के अंदर, तो चयन पक्का हो जाएगा। ज्ञान आपका है ही नहीं, यानी आपके अंदर ज्ञान कितना ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन चयन आप आराम से करा लोगे अच्छी रैंक से। ये दोनों में अंतर है, ज्ञान और चयन में। कई क्या करते हैं, ज्ञान तो लेते हैं, यानी ज्ञान तो बहुत सारो ले ले, लेकिन बन ओ बेरो को नहीं को प्रश्न किया करना है और क्या पूछ सके, बट्ठा हो मेन बात बा है कि भाई अपन चयन क्या करवा सका, सिलेक्शन क्या करवा सका, कौन सो प्रश्न आना है, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, याद कोई सीखो नहीं। जट्ठा फोकस करो कि सांप ने मारो नहीं, सांप के मुंह पर मारो, सांप मर्जी से जल्दी से। अब आपा कह रहा है सांप की पूंछ पर मारा या सांप के बीच में मारा तो वो सांप मरे ही, लेकिन चोट वहीं करो जहां से प्रश्न आते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं, ये फॉलो करके आप देखना कभी। 100% प्रैक्टिकल कोचिंग पढ़ाने का नॉलेज और पढ़ने का नॉलेज और सिलेक्शन करवाने का नॉलेज, त्रिवेणी संगम है यहाँ। इन्हें त्रिवेणी संगम बताया मैंने आपको। त्रिवेणी संगम से निकला हुआ जो मक्खन है ने, मंथन करने के बाद वो बताया मैंने आपको, वो आप अपना लेना बस, कहीं जोड़ जाने की जरूरत ही नहीं है। और सेकंड
फर्स्ट ग्रेड से कठिन तैयारी सेकंड ग्रेड की और सेकंड ग्रेड से कठिन तैयारी थर्ड ग्रेड की। क्यों? मुझे पता है सेकंड ग्रेड की भी तैयारी की थी मैंने। थर्ड ग्रेड में थोड़ा ही दिन, मैंने 5, 7, 10 दिन, मान लो 15 दिन की। फिर मुझे लगा कि ये तो मामला बहुत गड़बड़ है और फिर नौकरी भी अपने उसी में रह जाएगी, फिर वापस तो करनी पड़ेगी तैयारी। इसलिए चोट करो तो फिर ऊपर वाली पे करो, फिर चोट की तो ऊपर वाली नौकरी पे, 4500 ग्रेड पे। इसलिए आप ये सब्जेक्ट ऐसे तैयारी करेंगे। और मैंने कहा ना कि सब्जेक्ट जैसे आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लो तो एक ये बुक देख लेना, ये जो है इसका नाम है दीनदयाल पब्लिकेशन की है, नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसमें गद्य रचनाएं और उपन्यास, कहानी, एकांकी, रिपोर्टाज, संस्मरण, ये सब इसके अंदर है। और ये लेखक है इसके नथुराम मुक्कड़, और ये खुद उपराचार्य व्याख्याता थे हिंदी के, ये उपराचार्य है। इनकी शानदार बुक है। मैं सर को व्यक्तिगत तो जानता नहीं हूं, लेकिन ये बुक बड़ी शानदार है, ये अच्छी बुक है। इनमें ऑब्जेक्टिव है सारे और समझा भी रखे नीचे, ये व्याख्या सहित समझा रखे हैं। और ये आप जरूर ले ले। अगर आपने थ्योरी, आपने पूरा तथ्यात्मक पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली उनकी, अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास से, उपन्यास से, कहानी, नाटक, उनकी थ्योरी पढ़ ली है, पूरा पढ़ लिया है, तो आप इस एमसीक्यू को आप निकाल लें। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, हम जो तैयारी कर रहे हैं वो प्रश्न आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उसमें पता चल जाएगा आपको। अब बात चलती है फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर में आप, मेरे कहा है कि समझते हुए चलेंगे स्कूल प्रबंधन के टॉपिक क्या क्या है। स्कूल प्रबंधन के क्या क्या टॉपिक है, पहले समझना है कि शिक्षक प्रबंधन संकल्पना और कार्य सिद्धांत, शिक्षा में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन, शैक्षिक पर्यवेक्षण निरीक्षण, संस्थागत नियोजन, शैक्षिक प्रबंधन में नेतृत्व शैलियां, राजस्थान में शैक्षिक परिदृश्य, ये आप टॉपिक नोट कर लें। इसमें 2 टॉपिक है वो नए मेरे लिए, मैंने देख लिया, इनमें से पढ़ लिया, दीक्षा राइज और स्माइल शिक्षा दर्शन। वैसे तो नॉलेज ही था, पता ही था, लेकिन उसको पूरा बारीकी से मैंने अब देखा है। ये भी याद होने वाले साधारण से टॉपिक है कि दीक्षा है वो दीक्षा राइज ऐप कब आया था, तो वो 5 सितंबर 2017 में आया था। ये ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ऐप है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। और इस दीक्षा से ट्रेनिंग भी होती है और इस पर सामग्री भी मिलती है, पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम मिलता है, इस पर अच्छी अच्छी सामग्री मिलती है पढ़ने। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में समग्र समसा कर दिया गया था, और पहले इनका नाम रमसा और ईटी अलग अलग था। निःशुल्क जो अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 2 प्रश्न आते हैं इनमें से, यानी एक तो पक्का ही आता है, कई बार 2 प्रश्न भी आते हैं कि भी निःशुल्क जो अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम है वो सबसे पहले कौन से सदन में प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था। तो ये पहले 20 जुलाई 2009 में राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया था। समझ आ रही बात? उसके बाद ये अगस्त में, 4 अगस्त में ये फिर कहां प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में। फिर ये आगे जाके 26 अगस्त को क्या हुआ था, इस पर कानून बन गया था, यानी राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दी। तो पहले राज्यसभा में, इतनी बात तो याद रख सकते हैं। राज्यसभा में आया कब, फिर ये दूसरी बात याद रख सकते हैं। और ये राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब कर दिए, तो 26 अगस्त 2009। लागू कब हुआ, तो 1 अप्रैल 2010। अधिसूचना जारी कब हुई, तो फरवरी 2010। और ऐसे आप लिखते चले अपने हिसाब से, अधिसूचना जारी कब हुई। और जब ये लागू किया गया तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010। और उस समय उसमें 7 अध्याय थे, 38 धाराएं थी। 2012 में संशोधन करके एक धारा और जोड़ दी, और उसमें धाराएं कितनी हो गई अब, 39 धाराएं, 7 अध्याय, 7 अध्याय 39 धाराएं। वैसे याद कर ले। कठिनाइयों के प्रति केंद्र सरकार की भूमिका, ये केंद्र सरकार के कार्य, वो एक नई धारा जोड़ी है। कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार का योगदान या केंद्र सरकार का भूमिका उसमें क्या रहेगी वो, ठीक है, केंद्र सरकार के कार्य। अब आपको क्या करना है, सर ये धाराएं अध्याय कैसे याद होगा, तो पहले अध्याय नंबर 1 में 2 धाराएं हैं, पहली और दूसरी। अध्याय नंबर 2 में तीसरी धाराएं, ऐसे आप उनमें से पढ़ते चलें, पता चल जाएगा। 5 में क्या है, 17 में खतरा है, 27 में अपने लिए अच्छा है, 28 में अपने लिए बुरा है शिक्षकों के लिए, 27 में कह रहे हैं गैर शैक्षिक कार्य नहीं करवाया जाएगा, 28 में कह रहे हैं कि कोई भी शिक्षक है वो निजी कोई ट्यूशन नहीं करवाएगा,
कोचिंग नहीं करवाएगा, ट्यूशन नहीं करवाएगा, वो दे रखा है। मान लीजिए 5 में दे रखा है कि बच्चों को अगर टीसी लेके जा रहा है तो रोक नहीं सकते। 17 में क्या है, खतरा है। खतरा का मतलब 17 में वो चीज दे रखी है जो कह रहे हैं कि जो एक 25% सीटें रखनी है, वो पैसे कौन देगी? सरकार देगी। तो सरकार पैसे लेट देती है, सरकार किनको? प्राइवेट स्कूलों को। तो उनके लिए क्या हो गया? खतरा ही हो गया। तो ऐसे आप उनमें से याद कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक का जो पाठ्यक्रम का निर्माण है वो 29 में दे रखा है। फिर 38 में क्या दे रखा था कि राज्य भी अपने अनुसार इसमें अपना नियम बना सकता है। तो राजस्थान ने कब बनाया? राजस्थान में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाया, और इसमें 10 भाग हैं और ये धाराएं कितनी है? 29 धाराएं। ऐसे कर लिया आप याद। ये होता है याद करने का तरीका। आप उसमें ऐसे लिखते चले, प्रश्न के रूप में लिखते चले कि राजस्थान का अधिकार निःशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार अनिवार्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 राजस्थान के अंदर है। वो कितनी धाराएं, कितने भाग हैं? अध्याय नहीं, इसमें भाग है। इसमें नए वो धाराएं कितनी? 29 है। तो क्या क्या दे रखा है उसमें 29 में, वो सारे पढ़ ले। फिर वो आरटी 2009 की कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं जाएगा। और साधारण से उसमें आप ट्रिक से पढ़ोगे तो गलत जाने की संभावना ही नहीं। ऐसी समसा पढ़े आप तो गलत नहीं जाएगा। पाठ्य पुस्तक मंडल पढ़े तो गलत नहीं जाएगा। अन्य कोई भी आपको उसमें से टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो तो वैसे उसमें पढ़ सकते हैं। और मुझे तो लगा सबसे बढ़िया बुक है वो मेरे पास है एक, वो है नाथ पब्लिकेशन की राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता प्रश्न पत्र शैक्षणिक प्रबंधन है। इसमें आरटी एक्ट 2009 से दे रखा है। पवन भवरिया, विनोद टेलर और डॉक्टर एम आर भादु इनके द्वारा ये रचित है। और ये देखो ये बुक रही, ये शानदार बुक है। ये पीछे वाला भाग है इसका। और ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने इनको पढ़ लिया पूरे। इनमें मान लो सारी दे रखे हैं, और राजस्थान स्टेट ओपन दे रखा है, और जो आवासीय इंदिरा जो आवासीय दे रखा है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय वो भी इसमें दे रखा है। इसमें स्काउट गाइड भी दे रखे हैं, सब इसके अंदर दे रखा है। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इतने अच्छे तरीके से दे रखा है कि आप एक दिन इसमें पढ़ लेंगे। मुझे नहीं लगता इसमें से कोई प्रश्न बाहर से आ जाएगा, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो इसको आप बहुत ला रखिए तो ठीक है, दूसरी ला रखिए तो उसको भी आप बेहतर तरीके से पढ़ लें। नहीं ला रखिए तो नहीं लाए तो वो लेके आ सकते हैं, 2 महीने में भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसके प्रश्न अगर 5 आते हैं, 7 आते हैं, 10 आते हैं तो पूरे में से पूरे सही जाने चाहिए। अब आपकी बात आती है कि भाई शिक्षा मनोविज्ञान, तो शिक्षा मनोविज्ञान आपके केवल मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान आपने पढ़ लिया, मान लो पहला टॉपिक कि शिक्षा मनोविज्ञान। फिर दूसरे में अधिगमकर्ता का विकास, जिसमें किशोर अवस्था का दे रखा है, सारा याद नहीं करेंगे। युवावस्था जिसमें आप शेषवावस्था है वो याद नहीं करेंगे, किशोरावस्था का ही करेंगे, ध्यान रखना। फिर शिक्षण अधिगम है, अधिगम की संज्ञान संरचना अधिनियम उनका महत्व सारा बता रखे हैं। किशोर अधिगमकर्ता का प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य समायोजन समस्या का संप्रति, किशोर के मानसिक स्वास्थ्य के लिए संवेगात्मक बुद्धि क्या जरूरी है, और मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने वाले मार्गदर्शन की विधियां दे रखी है। फिर किशोर अधिगमकर्ता के लिए अनुदेशात्मक व्यू रचनाएं, ये 5वीं और 6ठी इकाई है। ये आप किसमें याद करेंगे? दूसरे पेपर में। और ये 4 इकाई है, छोटी सी इकाई है, 4 इकाई सरल सी एकदम। इसमें याद कर ले आप कि अधिगम की आप अगर परिभाषा पढ़ रहे हो तो क्या है? अधिगम उत्तरोत्तर एक संशोधन जो अनुसंधान या उत्तरोत्तर संशोधन प्रक्रिया है। उत्तरोत्तर स्किनर की परिभाषा है। ऐसे उत्तरोत्तर याद रख रहे कि स्किन मानी चमड़ी है, वो उतरती है, यानी परत दर परत एक एक उतरती है, उत्तरोत्तर। ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, गिलफोर्ड की परिभाषा आती है ये। तो ये व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन क्या है? अधिगम है। तो अधिगम की आप परिभाषाएं अच्छी तरीके से याद कर लें। परिभाषाएं जिसकी याद रहेगी मैं बता देता हूँ, परिभाषाएं करें तो इंपॉर्टेंट याद करें। और जित मान लो आप सब मिला करके समायोजन किए है, अधिगम किए है, शिक्षा मनोविज्ञान किए है, और परिभाषा याद करें तो आपसे 30 याद कर लो, लेकिन मजबूत याद करो। जिसकी परिभाषा याद रहेगी वो एडवांस रहेगा, और वो उसका प्रश्न आता है तो वो एडवांस ही रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक है, विलियम जेम्स है, वो मनोविज्ञान के जनक है। तो ऐसे आप याद कर लें। ठीक है। और शिक्षा है वो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, और मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। फिर कहा व्यवहार का विज्ञान है कि चेतना का तो कर नहीं सकते, चेतन भाग 10% होता है। ऐसे आप समझते हुए चलेंगे। तो ये देखो ये सीखवाल की बुक है, ये भी ठीक है। और भी आपने ला रखी होगी,
लेकिन मैंने ऐसी इकबाल पढ़ी है, इनको पढ़ लिया मैंने अब, और ये भी बेहतर बुक है, आप इसको भी लाकर पढ़ सकते हैं। 4 इकाई इसमें फर्स्ट पेपर में आएगी, 2 इकाई इसमें क्या आएगी सेकंड पेपर में। और ऐसे आप हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप मान लो हिस्ट्री के आज टॉपिक ले लिए हमने, एक टॉपिक हिस्ट्री का पढ़ लिया, फिर दूसरा ले लिया कि आज हमने सामान्य विज्ञान लेंगे, वो तो आप एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ सकते हैं, 9 से 10 जो आपके टॉपिक है वो उसमें से पढ़ लें, उसको में से आप नोट्स बना लिए। फिर मान लो आपने संविधान राज व्यवस्था ले ली, फिर आपने ले ली मान लो राजस्थान का भूगोल ले लिया, राजस्थान भूगोल के बाद क्या ले लिया आपने, हिंदी पर जो इंग्लिश पढ़ ली थोड़ी, मैथ आपको रुचि है तो आप मैथ पढ़ लें, कोई एक टॉपिक पूरा छूट भी जाएगा तो ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप औरों में से भी कितने ला सकते हो, 100 नंबर ला सकते हो 75 में से, और तो रहेंगे ना टॉपिक बहुत सारे। मैथ को छोड़ दीजिए आप 5%, 6%, इंग्लिश के 5% छोड़ दीजिए, 10% छोड़ दो, कितने बच गए 65, और 65 के कितने होते हैं 130 नंबर होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, करंट जीके आप अच्छा कर सकते हैं। करंट जीके की कोई भी एक बुक ले आए, नाम मैं किसका बताऊं, बहुत सारी बुक चल रही है आजकल तो, नानक क्लासेज की बुक चल रही है, मुम्मल की बुक चल रही है, क्रोनोलॉजी चल रही है, तो आप कोई भी एक बुक ले आए, उस बुक को ला करके आप अच्छे से पढ़े। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है, कोई भी राजा ने जो युद्ध लड़कर जीता है ना, उनकी रणनीति से जीत पाया वो। शिवाजी के पास क्या थी, रणनीति तो थी, रणनीति से मुगलों को हिला दिया था। तो अगर आपकी रणनीति अगर इस प्रकार से चलेगी ना, तो आपका चयन पक्का है। मैं पुणे भाई कह रहे, पुणे वही बात कर रहा हूँ कि आप में मेरे में मैं जो इतने सालों से कोचिंग में पढ़ाने का और पढ़ने का और चयन कराने का त्रिवेणी संगम बता रहा हूँ। त्रिवेणी संगम में निकलने वाले जो मूल क्या बात है, वो इम्पोर्टेंट बात ये है, समय खराब नहीं होगा आपका, सोशल मीडिया से दूर रखें, खुद पर विश्वास रखें, दूसरे से तुलना न करें, समाज के अन्य जो कार्य आते हैं उनको छोड़ दें, परिवार के प्रति भागीदारी एक बार छोड़ दें, चयन कराने के बाद परिवार में भागीदारी आपकी महत्वपूर्ण रहेगी और आप समाज में भी रहेगी, आप मित्रों के भी काम आ सकते हैं, बिना चयन के आप किसी के भी काम नहीं आ सकते, परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते, परिवार के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, मित्रों के लिए कुछ नहीं कर सकते, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर समाज अगर आपको चाहता है तो आपको समाज के लिए पढ़ना पड़ेगा, आपको सक्षम होना पड़ेगा, आपको पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, और पैरों पर खड़ा होने के लिए सबसे अपने पास एक ही उपाय है, वो है पढ़ करके नौकरी लगना, सरकारी सेवा में आना। ऐसे आप तरीका अपनाओगे तो आपका 100% 2025 में सिलेक्शन हो जाएगा, 2025 में आप व्याख्याता बनोगे, और वो तैयारी अगर आप कॉलेज लेक्चर कर रहे हो वहां काम आ जाएगी, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी काम आ जाएगी, आप आराम से सिलेक्शन। और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो केवल फर्स्ट ग्रेड पर फोकस करें, और अगर थर्ड ग्रेड की तैयारी करें वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ न आए, क्योंकि उसका सिलेबस लंबा है, 2 महीने कवर नहीं होगा। सेकंड ग्रेड की मज तैयारी कर रहे हैं, लगा हुआ है तैयारी में, और वो फर्स्ट ग्रेड की तरफ आना चाहता है, तो वो अब प्रयास न करें, क्योंकि 2 महीने में से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप पेपर दें, लेकिन प्रॉपर तैयारी उसी की करें जिसमें आप जाना चाहते हैं, नहीं तो थे हाथ मारोगा जगह जगह, हाथ तारे की को लगो। ठीक है, ये मैंने मेरे जीवन में अपनाए, फिर मैंने सोचा ठान लिया कि अब चलो एक ही अपनी नौकरी लगनी, बस उस पर लगे रहे, उस पर आप अपना पूरा फोकस दें, 100% लगा लें, प्रयास न करें, 100% लगाएं तो चयन हो जाएगा। कभी हम खाने का सोने का प्रयास नहीं करते, 100% सोते हैं, इसलिए प्रयास करने वालों की तो हार हो जाती है, लेकिन 100% लगाने वालों की कभी हार नहीं होती। 100% लगाएगा जो अपना पूरी ताकत झोंक देगा किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय, किसी भी सिलेबस को पढ़ते समय, और सिलेबस आपके पास होना चाहिए, चाहे फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का। सिलेबस को आप टिक करते चले, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, टिक करते चले, और फिर आप पढ़े। और मैं कह रहा हूं कि बार बार आप सोशल मीडिया और यूट्यूब को आप डिलीट ही मार दे, एक प्रकार से उससे दूर रहें, न पढ़े। कभी कभार आप देख लिया वो अलग बात है, वो एक उसमें क्या आत्मविश्वास आता है, क्योंकि वो लगता भी ऐसा ही कि जो व्यक्ति आगे बढ़ा है, जिन्होंने चयन करवाया है मेहनत के बल पर, वो सही बात बता पाता है। बाकी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उनमें कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी बातें लोग पढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा गहराई से पढ़ाते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, और वास्तव में उनको ज्ञान है, लेकिन उनको मैं ये कह रहा हूं कि वो चीज नहीं है कि जिसमें परीक्षा में आएगा। बहुत लेंदी इतना पढ़ना है, वो परीक्षा से उसका कोई लेना देना
नहीं होता है। मैं बार बार मेरे वीडियो में यही कहता हूं कि आप पढ़ें तो अच्छा पढ़ें, सिलेक्टेड पढ़ें। ये नहीं कि वो आपने मान लो 100 बिंदु है उसमें से आपको मैंने ये कहा कि 20 पढ़ ले, ऐसा नहीं है। भले आप उसमें से 100 के 100 पढ़े, लेकिन 100 में से मान लो 100 लेखकों की मान लो रचनाएं तो छांटो आप, कि उनमें से सारी रचना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनमें मुख्य मुख्य रचनाएं छांटे, मुख्य मुख्य बातें छांटे। अब आरटी का प्रश्न आता है, आप लोगों को पता है कि सर आता है, सैनिक स्कूल का आता है, मिलिट्री स्कूल का आता है, कितनी है, कब खुली, क्षेत्रीय विश्वविद्यालय का प्रश्न आता है, क्षेत्रीय संस्थान जो होते हैं उनके प्रश्न आते हैं, कौन कौन से, डाइट का प्रश्न आता है, आरएससीआरटी का प्रश्न आता है, एनसीआरटी का आता है। इनको अपने मानव संसाधन मंत्रालय क्या है, एडीपीसी कौन है, यानी इनका क्रम आता है कि कैसे क्या होता है समसा में, डीपीसी कौन होता है, एडीपीसी कौन होता है, सीडीओ कौन है, इनका आप क्रम जाने, उनको आप पढ़ें बेहतर तरीके से। इस किताब में दे रखा है, रात वाली बहुत अच्छा दे रखा है, तो वो सफलता है वो आपको मिल सकती है। आप बार बार पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और देखो गद्य विधाएं, मैंने तो मेरे जीवन में जो पढ़ा है फर्स्ट ग्रेड में, देखो इतना ही पढ़ा है। अब उसके बाद तो मैंने और भी नोट्स बना लिए हैं, लेकिन देखो ये स्कूल लेक्चर के लिए काफी है। ऐसे अगर आप पढ़ोगे ना, जैसे बनाओगे अंडरलाइन करते हुए, तो स्कूल व्याख्याता के लिए भी बहुत है, बेहतर है, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और ये देखो पहले क्या होती थी कि बुक आती थी, तो बुक के भी मैंने ऐसे प्रश्न बनाए हैं भाई। ये देखो जैनेन्द्र ले लिया, और जैनेन्द्र के क्या प्रश्न बन सकते हैं, देखो ये प्रश्न बनाए। ये पहले बुक आती थी, तो जैनेन्द्र वाले तो बातें याद ही रहेगी ना। अब जैनेन्द्र में तो जैनेन्द्र वैसे ही इंपॉर्टेंट है, और तो जैनेन्द्र वैसे इनमें जो पहले बुक के थे, और अब इनकी मुख्य मुख्य बातें बुक वाले छोड़ देंगे, और क्या क्या है, पुरस्कार कौन सा मिला इनको, और इनकी और बातें क्या है, उनकी पत्रिकाएं कौन सी, उपन्यास कौन से हैं, और पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको, भारत भारतीय पुरुष सम्मान मिला उत्तर प्रदेश द्वारा, पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार देती है उनके द्वारा मिला हुआ है, भारत भारतीय पुरुष सम्मान है उत्तर प्रदेश देती है इनके संस्थान द्वारा, मुक्ति बोध रचना पर इनको साहित्य अकादमी। तो ये दो ये बनाए हुए ऐसे, मैं तो बनाता रहता हूँ, अभी बनाता रहता हूँ, अभी पढ़ता रहता हूँ। और भाई व्यक्ति खुद के लिए पढ़े, अब जरूरी नहीं है, खुद के लिए पढ़ चुके हैं, अब आप लोगों के लिए भी पढ़ते रहते हैं। और प्रयास है जल्द ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से डिजिटल बोर्ड द्वारा पीपीटी या पीडीएफ के द्वारा कोर्स हमारा जारी किया जाएगा। और क्योंकि यूट्यूब पर सारी बातें बताएंगे तो फ्री में कोई पढ़ना भी नहीं चाहता है, और उसमें हम लेके आएंगे, और बहुत मन से लेके आएंगे, भरपूर तरीके से हम पढ़ेंगे उनमें, उनमें ये लगेगा कि वास्तव में ये तैयारी अच्छी है, और उन्हीं पर फोकस करेंगे जिनको परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन्हीं पर ध्यान देना है। ठीक है, जो परीक्षाओं से रिलेटेड है, और उसमें आपको मैं जब पढ़ा सकता हूँ वो विषय आपको पढ़ा दूंगा। यानी मैं हिंदी जो इतिहास नहीं पढ़ा सकता तो नहीं पढ़ा सकता भाई, इतिहास नहीं पढ़ा सकता, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दूंगा। इतिहास का मतलब इतिहास विषय सब्जेक्ट, इतिहास अलग होता है, हिंदी साहित्य का हिंदी में तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कि मैं मनोविज्ञान पढ़ा दूंगा, मैं जो है वो नाथ जो न, उसका जो विद्यालय प्रबंधन है वो पढ़ा दूंगा। ये नहीं चाहिए मैं किसी भी किताबों की सहायता, मुझे कैसे भी तैयारी करनी पड़े अच्छी तरीके से, लेकिन मैं कंटेंट समझता हूँ कि कौन से में क्या है, क्या चीज है, बस कंटेंट समझता हूँ तो मैं पढ़ा सकता हूँ। मुझे ज्ञान इतना नहीं है, लेकिन कंटेंट मुझे पता है कि कौन सी चीज कहाँ है और किन को कैसे याद करते हैं वो बता सकते हैं। मनोविज्ञान तो बहुत बेहतर तरीके से पढ़ी है, विद्यालय प्रबंधन में पढ़े मैंने बहुत अच्छी तरीके से, और सब्जेक्ट तो हम पढ़ते ही, तो उसी हिसाब से लेके आएंगे। प्रयास हमारा ये रहेगा कि हिंदी विषय से संबंधित हमारी क्लास स्पेशल चलेगी, और हिंदी विषय में जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो पढ़ेंगे, और हम भी मेहनत करेंगे और आप लोग भी मेहनत करेंगे। अभी आपके पास 2 महीने बचे हैं सेकंड जो फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए। आप जिस टॉपिक पर या जो भी आपके पास सामग्री है उसमें आप 100% लगाएं, पढ़े। गद्य रचनाएं मैंने आपको बताई, ऐसे पढ़ ले आप, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही पढ़ी है और याद भी रही है और परीक्षा में भी आई है और चयन भी हुआ है। ऐसे पढ़ लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और बड़े बड़े कोई अपने वो नहीं जाना है कि आप बच्चन का इतिहास भी पढ़े, आप नगेंद्र का इतिहास भी पढ़ लें, रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ लें, ऐसा संभव नहीं है। किसी का पढ़ा हुआ है तो उनकी बातें आप जरूर लिख सकते हैं, लेकिन आपके लिए पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ने लग जाओगे तो, और सिलेबस तो लंबा है नहीं, और सिलेबस लंबा है मैंने कह दिया, तभी तो अपने को एक एक टॉपिक लेते हैं, उस पर एकाग्रचित होकर पढ़ना पड़ेगा। घर परिवार में, परिवार के बीच में पढ़ेंगे तो ध्यान भटकता है हमारा, इसलिए एकांत में जाइए आप, एकांत जगह ढूंढ लीजिए, एकांत को कमरा ढूंढ लीजिए,
लाइब्रेरी चाहिए हो, चाहे कोई रूम हो, एकांत में जाके आप पढ़ेंगे तो केवल आसपास आपकी किताबें रहेगी, आप रहोगे, वहाँ भगवान की तस्वीर रख लेना, बस भगवान के दर्शन करते रहना और मानते रहना कि भगवान मैं आपकी जो है वो सामने बैठ करके आपके और ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ और मुझे सफल जरूर करना, क्योंकि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने केवल मेहनत पर विश्वास किया है और मेरी मेहनत है वो बेकार नहीं जानी चाहिए कि मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं आपके सामने बैठा बैठा रोज मेहनत करूंगा, आप देखते रहना, सफलता अवश्य मिल जाएगी। लेकिन दूसरे के सामने दिखावा करेंगे कि हम पढ़ रहे हैं, किताबें लेके चलेंगे, किताबें खरीद के आगे तो दिखाएंगे, तो दिखावा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। या मान लीजिए मोबाइल है हमारा चालू रहता है तो पढ़ रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। आप जितनी देर पढ़ रहे हैं मोबाइल बंद करके रखते हैं और फिर आप मोबाइल खोल लें, किसी का फोन आया तो कर दें, नहीं तो वापस रख दें। ऐसा नहीं कि यूट्यूब खोल के आपने देख लिया, जैसे आप यूट्यूब खोल के देखोगे उसमें आपकी आधी घंटे 1 घंटे खराब हो जाएगी। आप अपना समय है वो मैनेज करेंगे, वो ही चयन करा पाएगा, वो ही शेर बन पाएगा। शेर वही है जो समय मैनेज करता है, शेरनी वही है जो समय मैनेज, शेर शेरनियां होगी वो चयन करवा जाएगा, बाकी की सब इंतजार करते रह जाएंगे कि भाई अगली भर्ती में वापस से तैयारी करें, क्योंकि अगली भर्ती में तैयारी तो करनी है, सबका तो होना ही नहीं है, लेकिन जो पास में जाके रहेगा नहीं इसका मतलब वो भी चयन का हकदार है, अगली में अवश्य हो जाए। लेकिन वो दूर दूर तक रहता है, कोई 50-50 नंबरों तक है, उसका मतलब है कि आपने तो समय खराब किया, आपने अपने परिवार वालों का तो कोई फायदा नहीं। आप अपने जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ चार्ट लगा लें, चार्ट के माध्यम से छोटे छोटे पेज लगा के रख सकते हैं, उनमें से याद कर सकते हैं। वहाँ पर कोई गृहिणी जो है वो जो खाना बनाती है वहाँ पर कोई एक चार्ट लगा ले, चार्ट में याद कर सकती है। वो अपना जो गृहिणी जो जो तैयारी कर रही है और घर पे कर रही है, समय उनके पास कम है तो वो 3 घंटे के काम को 1 घंटे में करने का प्रयास करें और उनमें भी काम को मैनेज करें कि भी 5 बजे या 6 बजे मैं खाना बनाना शुरू करूंगी तो 7 बजे तक रेडी करके छोड़ दूंगी, फिर आप बोल दें कि भाई खाना तो आप खा लेना, बना के मैंने छोड़ ही दिया है। और उसमें आप समय को कट करें, काम वाले समय को कम कर दें और पढ़ने वाले समय को क्या कर दें, बढ़ा दे और विनय निवेदन कर दे कि भाई मैं 6 महीने मुझे आप 2 महीने मुझे आप टाइम दे, मैं अच्छे से पढ़ना चाहती हूँ और आपका भी चयन हो सकता है। बहुत सारों का हुआ है जिन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे चयन करवाना है, तो गृहिणी का घर में काम करने वाली काम जो गृहिणी होती है उनका, और जो काम जो श्रमजीवी है काम करते कहीं, जो मान लो कोई कंपनी में कोई फैक्ट्री में कहीं काम करते हैं, वो भी ऐसे ही पढ़ के समय बचाते बचाते सिलेक्शन करवाए हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मी जो भाई हैं वो मेरे मित्र हैं, जो उन्होंने भी ड्यूटियां भी दी है और साथ में अपना चयन भी करवाए, तैयारी भी की है, तो कहीं पर भी वो दिक्कत नहीं आती है। मान लीजिए आर्थिक स्थिति खराब है वो भी आड़े नहीं आती है, वो मजबूत बनाती है व्यक्ति को। तो आर्थिक स्थिति से आप मजबूत बने कि भाई मुझे बार बार में ये आर्थिक मजबूरियों का सामना करना पड़ा है, क्यों ना इस बार 6 महीने में तैयारी करके बस लग ही जाऊं, कैसे भी करके इस बार लगना ही है बस। ठीक है, क्योंकि बार बार वही बात, 6 महीने हम पढ़ते हैं फिर वापस काम पर चले जाते हैं, फिर वापस भर्ती आती है तब आते हैं और फिर तैयारी हो नहीं पाती। इसलिए इस बार सोच ले कि 6 महीने 12 महीने चाहिए हो जाए, फर्स्ट ग्रेड नहीं तो सेकंड ग्रेड पक्का है, ये ठान ले आप, क्योंकि बेरोजगारी जितनी जल्दी छंटेगी उतना ही जल्दी फायदा मिलेगा, उतना ही ज्यादा फायदा है। इसलिए ये आप ये ठान ले मन में कि इस बार चयन करवाना ही है। और आप क्या करते हैं कि कई बोलते हैं कि भाई हम रोज 5 घंटे तैयारी करते हैं, तो देखो 5 घंटे तैयारी का मतलब है कि जो लगातार पढ़ता आ रहे हैं वही 5 घंटे बता रहे हैं, लेकिन जो परीक्षा फॉर्म भराने के बाद विज्ञप्ति आने के बाद फॉर्म भरा देता है फिर वो शुरू करता है पढ़ाई, उनको टाइम बढ़ा के 8-9 घंटे करना पड़ेगा, 8 से 9 घंटे पड़ेगा, तब जाके चयन होगा उनका, क्योंकि कंपटीशन हार्ड हो गया है। इसलिए वो लगातार पढ़ते आ रहे हैं, उनके लिए 4-5 घंटे, मान लो आप 4 घंटे लगातार पढ़ रहे हो 12 महीने से 2 साल से, तो आपको वो 4 घंटे काफी है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अचानक ही तैयारी करनी शुरू करी है तो उनको 10 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 8 घंटे देने पड़ेंगे, तब जाके सिलेबस कवर होगा। सिलेबस लंबा है लेकिन कठिन नहीं है, इतना कठिन सिलेबस नहीं, बस आपको रिपीट करना है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती थी, गणित भी नहीं आती थी, मैनेजमेंट भी मेरे लिए नया था और पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी नया था, लेकिन मैंने नए को पुराना बना दिया, क्योंकि मैं बार बार उन्हीं को पढ़ता था जो मुझे नहीं आता था। और गणित मुझे आती नहीं थी तो मैंने छोड़ दी, इंग्लिश मुझे इतना आता मैंने पढ़ लिया और बाकी की मुझे पता ही था
कि बाकी का क्या करना है कि कुछ चीजें मेमोरी में रखनी है, और कुछ चीजें बार बार पढ़ेंगे तो वो अपने आप रटी जाएगी, वो दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, कुछ चीज तो समझ लेंगे, और कुछ चीजों को क्या करना पड़ता है, कुछ चीजें मान लो 10% है, उनको रटना ही पड़ता है। उनको रटेंगे, रटेंगे मतलब है 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, बस इतना ही है भैया। कोई ज्यादा वो नहीं है कि भाई सारी चीजें अपने वो रटा नहीं जाएगा। तो दो कुछ टॉपिक होते हैं जो 3 4 बार पढ़ते ही वो दिमाग में सेट हो जाता है, वो याद रह जाता है, कभी बोलेंगे नाम वही आएगा। तो ऐसे आप सिस्टम से तैयारी करें। शुभकामनाएं आपको। स्कूल व्याख्याताओं के लिए अब डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, और अब आप बार बार किसी सोशल मीडिया का सहारा आपको नहीं लेना है अभी। और ये जो मेरा जो अनुभव आपको बताएं, ये आप फॉलो करोगे तो 100% आपका चयन हो जाएगा, क्योंकि मेरा अनुभव तो है नहीं, यानी पढ़ाने का भी और पढ़ने का और चयन करवाने का तीनों अनुभव है। ये तीनों अनुभव आपको मैंने साझा कर दिए हैं, और मैंने जो वास्तविक बात है वही आपको बताई है। इसमें कोई लाग लपेट, कोई नई बात, मैंने आपको ये भी नहीं कहा है कि आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय से एक पुस्तक लगती है वो आप मंगाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा, दिल्ली से आप एक व्याकरण मंगा लो वो ज्यादा बेहतर रहेगी। ऐसा है, मैंने अपनाया ही नहीं मेरे जीवन में, तो मैं क्यों बताऊं आपको। जो मैंने जीवन में अपनाया वही बताया मैंने आपको, और वही आप अपना ले बस, वही तरीका है वही। और कोई ज्यादा लंबा चौड़ा समय तो नहीं हुआ है मेरी जो नौकरी लगी हुई, कहने का मतलब है कि इतना भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। चीज वही है, लगातार पढ़ रहे, पढ़ा रहे, यानी लगातार ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो नॉलेज है कि तैयारी कैसे करनी। आपने सुना, आप उम्मीद करता हूं कि आप ये बातें जरूर अपनाएंगे, और 2 महीने यानी 60 65 दिन आपके पास बचे, इसका बहुत बेहतर तरीके से आप सदुपयोग करेंगे, और स्ट्रेटेजी या रणनीति बनाकर आप पढ़ेंगे तो आपका चयन पक्का है 2025 में। ये मेरी शुभकामनाएं। ईश्वर जो मेहनत कर रहे हैं उसकी जो मेहनत बेकार कभी नहीं जाने देता है, उनको जरूर उनकी मेहनत का फल देता है। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन में जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर जाके, उस लिंक पर जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इनको लाइक और शेयर करना, ताकि और भी इस चीज को समझे कि भाई जो लोग गुमराह हो रहे हैं वो गुमराह न हो, वास्तविकता को समझे, उसी हिसाब से क्या कर ले वो तैयारी कर ले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।